दोस्तों आज हम एक पोएम पढ़ेंगे स्ट्रेंज मीटिंग, जिसे लिखा है विल्फ्रेड ओवन ने। इस पोएम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही को बयां किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि लाखों लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। हर जगह तकलीफ़ें, बेबसी, लाचारी थी, खून था, आंसू थे। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था और इस पोएम को भी 1918 के आसपास में लिखा गया था। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि पोएम किस डेट पर लिखी गई थी, बस इतना पता है कि 1918 के आसपास इसे लिखा गया था। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, पोएट जो है ना विल्फ्रेड ओवन, ये खुद एक सोल्जर थे और जो कुछ भी इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था ना, एक्सपीरियंस किया था अपनी आंखों से, जो कुछ भी देखा इन्होंने वो सब इन्होंने अपने वर्क्स में बयां किया है। आपको पता है विल्फ्रेड ओवन खुद ज़ख्मी हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ज़ख्मी हो के ये मिलिट्री हॉस्पिटल में गए थे और मिलिट्री हॉस्पिटल में इन्हें एक और सोल्जर मिले। ज़ख्मी हो के ये मिलिट्री हॉस्पिटल में गए थे और मिलिट्री हॉस्पिटल में इन्हें एक और सोल्जर मिले। वो दूसरा सोल्जर भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। इन दोनों की मुलाकात हुई हॉस्पिटल में। अब इन दोनों ज़ख्मी सोल्जर्स की जब मीटिंग होती है हॉस्पिटल में, तो इसका बहुत गहरा असर हुआ पोएट के ऊपर और दूसरे ज़ख्मी सोल्जर से मिलकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिली विल्फ्रेड ओवन को और उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंज मीटिंग को 1918 के आसपास में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1919 में। पोएट की डेथ हो गई थी उस टाइम। नवंबर 1918 में पोएट की डेथ हो गई थी, उसके बाद में इसे पब्लिश किया गया था। पोएम का जो स्पीकर है ना, वही सोल्जर भी है और मैं आपको बता दूं कि उसकी मौत हो चुकी है। सोल्जर मर चुका है लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं है कि मैं मर चुका हूँ। मरने के बाद वो हेल में गया है, सुरंग में चल रहा है हेल की, लेकिन उसका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कहाँ पर आ गया। सोल्जर को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो नर्क में है और नर्क में उसको एक और सोल्जर मिलता है और वो सोल्जर उसका दुश्मन होता है जिसे उसने जान से मारा था। दोनों की मीटिंग होती है नर्क में, आपस में बातें करते हैं और तभी इस पोएम का नाम है स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज मतलब अजीब। अजीब मीटिंग है क्योंकि ये दोनों नर्क में मीटिंग कर रहे हैं। अब ये दोनों दुश्मन क्या क्या बातें करेंगे मिलके, ये हमें पोएम को पढ़ के पता लगेगा। जो दूसरा वाला सोल्जर है ना, वो बताएगा कि वॉर कितना ज़्यादा भयानक होता है और कितनी तबाही होती है वॉर से। चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में। इट सीम डैट आउट ऑफ द बैटल आई एस्केप्ड। मैंने बताया ना आपको कि स्पीकर एक सोल्जर है, तो वो नर्क में आ गया है लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि मैं नर्क में हूँ। वो अपने आप से कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं जंग से बच गया, जंग से बच के आ गया हूँ, मेरी जान बच गई है, मरा नहीं हूँ मैं जंग में, मैं जिंदा हूँ, बच गया मैं। डाउन सम प्रोफाउंड डल ट्यूनल। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डल का मतलब होता है अंधेरा। तो पोएट कहता है कि मैं एक सुरंग से होके गुजर रहा था, सुरंग में चल रहा था मैं, और उस सुरंग में ना बहुत अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ पे, और वो बहुत ही गहरी सुरंग थी। लॉन्ग सिंस स्कूप्ड थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रूइंड। स्कूप्ड का मतलब होता है खोदना, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, और टाइटैनिक वॉर्स का मतलब है बहुत बड़े बड़े वॉर्स, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। टाइटैनिक का मतलब होता है बड़ा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि पहले कोई बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई होंगी और उन वॉर्स की वजह से ग्रेनाइट पत्थर को खोद के सुरंग बनी होगी। देखो जो स्पीकर है ना, उसके समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। उसे बस इतना पता है कि सुरंग है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है और मैं इसमें चल रहा हूँ। तो वो अंदाज़ा लगा रहा है, वो ये सोच रहा है कि पहले कोई बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, तब इस सुरंग को खोदा होगा, तब इस सुरंग को बनाया होगा। एक अंदाज़ा लगा रहा है वो कि पहले बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई होंगी, तो तब ग्रेनाइट की सुरंग को खोद के बनाया होगा। दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी ना सुरंगें बनाती थी जर्मनी में घुसने के लिए। तो हो सकता है कि इसी वजह से ये पूरी पोएम एक सुरंग में ही है, क्योंकि विल्फ्रेड ओवन खुद सोल्जर थे, आर्मी में थे, तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह की सुरंगें हुआ करती थीं, किस तरह का माहौल हुआ करता था सुरंगों का। समझ में आ रहा है? पोएट सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा है, अभी उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। येट ऑल्सो देयर एनकम्फर्ट स्लीपर्स ग्राउंड। अब देखो सुरंग को बनाया जाता है सुरक्षित रहने के लिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, सेफ रह सकते हो उसमें। लेकिन पोएट ये कहता है कि मुझे तो सुरंग में भी लोग रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए दिखाई दिए। मतलब जो लोग थे ना वहाँ पे बड़े परेशान थे, बड़े तड़प रहे थे। टू फास्ट इन थॉट और डेथ टू बी बिस्टर्ड। और वहाँ पे ना लोग लेटे हुए थे, वो लोग इस तरह से मदहोश हो गए थे जैसे मानो बहुत गहरी नींद में थे, इतनी गहरी नींद में कि उन्हें कोई होश ही नहीं है, या फिर वो लोग मर चुके हैं। मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल मदहोश हुए पड़े हैं, या तो बहुत गहरी नींद में है या फिर मर चुके हैं। लोगों को इतना ज़्यादा सदमा था कि स्पीकर के समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग जिंदा लाश बने पड़े या फिर मर चुके हैं। देन एज आई प्रोब्ड दैम वन स्प्रैंग अप
एंड स्टेयर्ड विद पीटीएस रिकग्निशन इन फिक्स्ड आइज। तो मैंने हिलाना जुलाना शुरू किया लोगों को। मैंने देखा कि ये लोग मर गए हैं या सो रहे हैं, जांच पड़ताल करनी शुरू करी मैंने। अब जब हिला जुला के देखा लोगों को तो वहाँ पर एक इंसान सो रहा था। वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने अपनी दया भरी निगाहों से मुझे घूरा। उसकी आंखें मुझ पर तरस खा रही थीं और इस तरह से मुझे घूर रहा था, इस तरह से मुझे देख रहा था जैसे मुझे जानता हो। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये बात ना पोएम के लास्ट में पता लगेगी, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। जो इंसान अभी उठा है ना, स्पीकर देख रहा था सबको हिला जुला के, तो एकदम से एक इंसान जो उठा है नींद से, ये और कोई नहीं है बल्कि स्पीकर का दुश्मन है। स्पीकर ने इसे जान से मारा था और अब इन दोनों की मीटिंग हुई है हेल में, जहन्नुम में। इसका दुश्मन सोल्जर था ये, जो एकदम खड़ा हुआ है उठ के। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड स्टेयर्ड विद पीटीएस रिकग्निशन इन फिक्स्ड आइज। वो इस तरह से मुझे घूर रहा था जैसे मुझे जानता हो और उसकी आंखें मुझ पर तरस खा रही थीं। तो ये और कोई नहीं है बल्कि स्पीकर का दुश्मन है और स्पीकर ने इसे जान से मारा था। अब ये दोनों दोबारा से हेल में मिले हैं। इन दोनों की मीटिंग हुई है, स्ट्रेंज मीटिंग हुई है इन दोनों की। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस। उसने बहुत ही उदास होकर अपने हाथ को उठाया। शायद वो मुझे आशीर्वाद देना चाह रहा था, ब्लेस करना चाह रहा था। बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। और जब मैंने उसकी बेजान मुस्कुराहट को देखा ना, तो मैं समझ गया कि जिस अंधेरी गुफा में हम खड़े हुए हैं वो और कुछ नहीं बल्कि जहन्नुम है। उसकी बेजान मुस्कुराहट को देखकर मैं समझ गया कि मैं नर्क में खड़ा हुआ हूँ, जहन्नुम में खड़ा हुआ हूँ। मतलब वो इंसान खुशी नहीं था। इस तरह से वो मुस्कुराया कि उसकी मुस्कुराहट को देखकर पता लग गया कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ, ये जगह बहुत ख़राब है। विद 1,000 fears that vision's face was grained। उसके चेहरे पर दुनिया के हर एक डर को, हर एक दहशत को देखा जा सकता था। देखो, जब डर लगता है ना तो इंसान के चेहरे की रंगत बदल जाती है, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो पोएट ये कह रहा है कि अगर तुम उसके चेहरे को देख लेते ना तो तुम्हें हर तरह का डर उसके चेहरे पे दिखाई देता, हर तरह की दहशत उसके चेहरे पे दिखाई देती। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस हॉल में हम खड़े हुए थे ना, वहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं था। मतलब सुरंग के ऊपर लड़ाई हो रही है, लोग ज़ख्मी हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उस हॉल में जहाँ पर हम खड़े हुए थे वहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं था। एंड नो गन्स थम्ड और डाउन द फ्लूज मेड मून। और उस सुरंग में ना तो बंदूकों की सनसनाहट थी और ना ही कोई धुआं था वहाँ पे जो चिमनी से बाहर निकले। मतलब कोई आवाज़ भी नहीं थी वहाँ पे गोलियों की और कोई धुआं भी नहीं था। स्ट्रेंज फ्रेंड, आई सेड, हियर इज़ नो कॉज टू मॉर्न। मैंने अपने अजनबी दोस्त से कहा, जो उठा था ना, मेरे हिलाने जुलाने पर एकदम से उठा था, उससे मैंने कहा कि यार यहाँ पे तो कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिससे तुम इतना दुखी हो। ना तो कोई लड़ाई हो रही है, ना कोई खून खराबा हो रहा है यहाँ पे, ना कोई गोले दागे जा रहे हैं, ना कोई बंदूकों की आवाज़ आ रही है, ना कोई धुआं है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम इतना दुखी हो। तो तुम क्यों इतना दुखी हो? दुखी होने की तो कोई भी वजह नहीं है। नन, said the other, save the undone years, the hopelessness। दोस्तों, सोल्जर अभी तक चुप था, लेकिन अब वो जवाब देगा। कहता है कि कोई रीज़न तो नहीं है दुखी होने का। मुझे तो बस इस बात का गम है कि मेरे इतने साल बेकार हो गए। देखो, जब जवान शहीद होता है ना तो बहुत कम उम्र में शहीद होता है। अगर वो शहीद ना हो तो हो सकता है 60 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए। जैसे मान लो 30 साल की उम्र में कोई जवान शहीद हो गया। अब उसकी किस्मत में था कि वो 60 साल तक ज़िंदा रहेगा, लेकिन 30 साल की उम्र में किसी ने गोली मारी, वो शहीद हो गया। तो 30 साल तो बेकार हो गए ना उसके। अगर वो अपने घर में रहता, सिपाही नहीं होता, तो फिर 60 साल तक ज़िंदा रह पाता। प्रोबेबिलिटी ये होती कि वो 60 साल तक ज़िंदा रहे। तो 30 साल उसके बेकार हो गए। 30 साल में वो बहुत कुछ कर सकता था। तो सोल्जर यही समझा रहा है कि यार बहुत जल्दी मर गए, बहुत सारे साल बेकार चले गए और इसी वजह से मेरे अंदर होप नहीं बचा। मैं होपलेस हो चुका हूँ और होपलेसनेस की वजह से मैं परेशान हूँ। मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि क्यों इतने साल मेरे बेकार हो गए। मेरे अंदर होपलेसनेस आ गया है। होपलेसनेस की वजह से मैं परेशान हूँ। वट एवर होप इज़ योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो। और तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो क्योंकि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को एक जैसा होप था। हम दोनों की डायरेक्शन एक थी, हमारा होप एक जैसा था। देखो, ये दोनों सोल्जर्स हैं और इसी वजह से वो कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा होप एक जैसा था, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड। मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को ढूंढने के लिए चला गया था यार। आगे लिखो है विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर।
कहता है कि मैं फ़िज़िकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी हसीना की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को ढूंढने के लिए गया था, तो यहाँ पर मैं किसी औरत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो खूबसूरती ना तो किसी शांत निगाहों में थी और ना ही किसी की लटों वाली जुल्फ़ों में थी, बट मार्क्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर। और जिस खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस खूबसूरती पर वक्त का भी कोई असर नहीं होता। देखो, फिजिकल ब्यूटी थोड़े टाइम के लिए होती है, वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मैं तो ऐसी खूबसूरती का दीवाना था जिस पर वक्त का भी कोई असर नहीं होता। एंड इफ़ इट ग्रीव्स रिचलियर देन हियर। अब तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें बहुत उदास माहौल लग रहा है, सब लोग बहुत उदास लग रहे हैं, लेकिन जिस खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्त, अगर वो उदास हो गई तो फिर उसकी उदासी के आगे इस गुफा की उदासी कुछ भी नहीं है। जो गुफा में तुम ये माहौल देख रहे हो, उदासी देख रहे हो, ये उदासी उस खूबसूरती की उदासी के आगे कुछ भी नहीं है। फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड। और अगर मैं मरा नहीं होता तो फिर मेरे ज़िंदा रहने से और बाकी लोग भी बहुत खुश होते। अब देखो, सोल्जर भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं ना, उनका भी परिवार होता है, बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो अगर वो खुश होंगे तो उनके आसपास के लोग भी खुश होंगे। एक सोल्जर किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का दोस्त है। वो जिंदा रहेगा तो बहुत सारे लोग खुश रहेंगे। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट। और अगर वो सोल्जर उदास होगा तो उसका भी असर होगा बाकी लोगों पे। तो यही कह रहे हैं कि अगर मैं खुश होता तो लोग भी खुश होते, और अगर मैं उदास होता तो मेरी उदासी का भी एक असर पड़ता लोगों के ऊपर। घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ज़िंदा रहता तो फिर मेरे आसपास के लोगों को फ़र्क पड़ता, विच मस्ट डाई नाउ। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। यहाँ मैं खुश हूँ या उदास हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड। और मैं जो बातें कर रहा हूँ ना तुमसे, ये सच्चाई है, सच्चाई जो कोई भी नहीं बताता। दोस्तों, यहाँ पर जिस सच्चाई की बात कर रहा है ना सोल्जर, वो ये है कि वॉर कितना ज़्यादा भयानक है। वॉर से कितना नुकसान होता है, कितनी बर्बादी होती है, कितनी तकलीफ़ होती है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये जो सच्चाई है ये कोई बयां ही नहीं करता। लड़ाई आपको सिर्फ तकलीफ़ ही देती है, सिर्फ मायूसी, बेचैनी, बेबसी ही दे सकती है। तो कोई भी इस सच को नहीं बताता कि वॉर से कितनी ज़्यादा तबाही होती है। नाउ मैन विल गो कॉन्टेंट विद वॉट वी स्पॉइल्ड। अब क्योंकि मैं मर चुका हूँ, मैंने लोगों को बताया ही नहीं कि वॉर से कितना नुकसान होता है, कितनी तबाही होती है, तो लोग खुशियाँ मनाएंगे, जश्न मनाएंगे कि हमारी आर्मी ने देखो कितनी तबाही मचाई है। गर्व से बताएंगे कि हमारी आर्मी ने कितनी तबाही मचाई है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हमारा वॉर हो गया चाइना के साथ में, हमारी आर्मी ने बहुत बड़े बड़े हमले करे और लाखों चाइनीज़ मर गए। अब हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को ना बड़ा फ़क्र होगा कि हमारी आर्मी ने इतने सारे लोगों को जान से मारा है और इतनी तबाही मचाई है चाइना में। और सेम वहाँ से भी होगा, अगर चाइना ने हम पर अटैक करा और हमारे लोगों को मारा तो चाइनीज़ लोग बड़ा खुश होंगे। लेकिन जो लोग मरते हैं ना, जिसके ऊपर गुजरती है, उनकी बेचैनी, उनका दर्द, उनके आंसू कोई नहीं देख पाता। जिन लोगों का नुकसान हुआ होता है ना, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उनकी तकलीफ़ अलग होती है। हम लोग तो बस न्यूज़ चैनल को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी आर्मी ने इतने बड़े बड़े हमले करे और खुश होंगे। लेकिन दोस्तों, जिसका घर बर्बाद होता है ना, जिस इंसान ने किसी अपने को खोया होता है, वो दर्द वही इंसान समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। तो सोल्जर यही कह रहा है कि अब तो मैं मर चुका हूँ, मैं बता भी नहीं पाऊँगा वॉर की हकीकत को, मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि वॉर कितना ज़्यादा नुकसान करता है। तो अब जो तबाही बर्बादी हमने करी है ना, हमारी आर्मी ने जो बर्बादी करी है, उस बर्बादी पे लोग खुश होंगे, जश्न मनाएंगे उस बर्बादी पे। और डिस्काउंटेड बॉयल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग नाखुश हों, गुस्सा हो जाएं बहुत ज़्यादा वॉर की वजह से, और वे खूब लड़ाई करें, खूब एक दूसरे को मारें। दोबारा से मैं आपको इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल ही दूंगा। मान लो इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि लोग बड़ा खुश होंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि लोग बड़ा उदास हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और बॉर्डर की ओर भागेंगे चाइना में घुसने के लिए, या फिर जो चाइनीज़ लोग इंडिया में हैं उन्हें मारेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, खुश भी हो सकते हैं और गुस्सा भी हो सकते हैं। दे विल बी स्विफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ द टाइग्रेस। और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे, इतना गुस्से में होंगे कि एक दूसरे को इतनी तेज़ी से मारने के लिए दौड़ेंगे जैसे चीता दौड़ता है। चीते की तरह एक दूसरे पर तेज़ी से हमला करेंगे। नन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। और मज़े की बात यह है कि कोई भी अपनी सरकारों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहेगा। हालांकि वो सरकारें हमारे देश को डुबोने का काम कर रही हैं। सरकार का काम होता है डेवलप करना, तरक्की करना, लेकिन सरकार उल्टा देश को डुबो रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे गवर्नमेंट कितनी ही बर्बादी कर दे, कितने ही देश को डुबो दे,
फिर भी कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। जब मैं ज़िंदा था ना, मेरे अंदर हिम्मत भरी पड़ी थी और कुछ राज थे जो मेरे अंदर दफन थे। मैं समझदार भी बहुत था और मैं एक्सपर्ट भी था। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ थीं, स्किल्स थे, समझदार था, बढ़िया सोल्जर था मैं। टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू द सिटाडेल्स दैट आर नॉट वॉल्ड। लेकिन ये सारी की सारी खूबियाँ किसी भी काम की नहीं थीं, क्योंकि हम आगे जाने के बजाय पीछे की ओर जा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि मैं समझदार था, मेरे पास में स्किल्स थे, लेकिन ये किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि ये स्किल्स जो है ना, वो हमें बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। स्किल्स का, समझदारी का, महान होने का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। लड़ाई कर रहे हैं हम लोग और वो लड़ाई हमें पीछे की ओर लेके जा रही है। और चलो ठीक है, अब मैं दुनिया में नहीं हूँ तो कम से कम मैं ये बर्बादी नहीं देखूँगा। मैं मर गया हूँ तो कम से कम मुझे ये बर्बादी देखनी नहीं पड़ेगी। मैं दुनिया को पीछे जाता हुआ नहीं देखूँगा। हम लोग वक्त के आगे जाने के बजाय, प्रोग्रेस करने के बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। ये सब मुझे नहीं देखना पड़ेगा। Then, when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells. दोस्तों, यहाँ पर सोल्जर इमेजिनेशन कर रहा है। कहता है कि अगर मैं ज़िंदा होता ना, और जब उनकी गाड़ियों के पहिए खून की दलदल में संध जाते, तब मैं साफ़ पानी से उन पहियों को धोता। कहने का मतलब ये है कि जो लोग लड़ाई वगैरह करवाते हैं ना, वॉर करवाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको मैं समझाता। समझ में आ रहा है? घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि जो खून खराबे वाले विचार हैं ना, इन विचारों को मैं प्यार मोहब्बत के विचारों से धो डालता। चाहे मेरे एफ़र्ट्स बहुत थोड़े से ही होते, पता नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता कि इस नफ़रत को मैं कम कर सकूं। इवन विद ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट। और उन सच्चाइयों से उन्हें रूबरू करवाता, उन सच्चाइयों के बारे में बताता जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। जिन सच्चाइयों को जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन वो सच्चाइयाँ कभी छुपने वाली नहीं है, वो मैं बताता उन्हें। घुमा फिरा कर इन लाइंस का मतलब ये है कि मैं कोशिश करता वॉर को रोकने की। मैं उन्हें बताता कि वॉर से कितनी ज़्यादा बर्बादी होती है। जो लोग लड़ाई करवाते हैं उन्हें समझाता, मोहब्बत से बात करता, सच्चाई के बारे में बताता। अब बेचारा एक फ़ौजी ही तो है, हमें पता है वो लड़ाई को नहीं रुकवा सकता, लेकिन इन लाइंस में वो ये कहना चाह रहा है कि चाहे छोटा सा भी एफ़र्ट होता, जितना मुझसे हो सकता था मैं करता, चाहे मेरे एफ़र्ट्स बहुत छोटे होते, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करता, कोशिश करता लड़ाई को रुकवाने की। I would have poured my spirit without restraint, but not through wounds, not on the cess of war. देखो वही बात कह रहा है कि अगर मैं ज़िंदा होता ना, तो जितना भी मुझसे होता वो मैं काम करता, लेकिन मैं दोबारा लड़ाई नहीं करता, दोबारा लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता मैं। ठीक है, लड़ाई को रोकने के लिए छोटे से छोटा जो कुछ भी मुझसे बनता मैं करता उस काम को, लेकिन मैं लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता। For heads of men have blood where no wounds were. लड़ाई में ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल हर्ट ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका खून ही बहे। फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा भी होता है। मेंटल ट्रॉमा में खून तो बहता नहीं है, लेकिन तकलीफ़ बहुत होती है। सफरिंग आपको दोनों में होती है, चाहे फ़िज़िकल हो या मेंटल हो। तो मेंटल सफरिंग की यहाँ पे बात हो रही है। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि खून ही बहे, मेंटली भी आप सफ़र करते हो वॉर में। आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड। अब पोएट को बिल्कुल लास्ट में बताता है, कहता है दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वही दुश्मन हूँ जिसे तुमने मारा था। I knew you in this dark, for you so frowned yesterday through me as you jabbed and killed. मैंने तुम्हें अंधेरे में पहचान लिया था और तुमने मुझे देखकर वैसे ही मुंह बनाया था, वैसे ही एक्सप्रेशन दिए थे जैसे तुमने कल मुझे मारते हुए दिए थे। जब तुमने मुझे चाकू से मारा था, जो एक्सप्रेशंस बनाए थे, मुंह सिकोड़ा था, मुंह बनाया था, बिल्कुल वैसे ही मुंह तुमने आज भी बनाया, वही एक्सप्रेशंस दिए मुझे देख के, जैसे कल दिए थे चाकू से मारते हुए। I parried, but my hands were loath and cold. हालांकि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो थी। जब तुम मुझे मार रहे थे चाकू से तो मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी यार, ठंड की वजह से मेरे हाथ धीमे चल रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से डिफेंस नहीं कर पाया और तुमने मुझे मार दिया। लेट अस स्लीप नाउ, चलो आ जाओ अब आराम करते हैं। और इसी के साथ ये स्ट्रेंज मीटिंग ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। कोशिश करिए आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ISC इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ISC इंग्लिश की। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।